नमस्कार, घड़ी मिला लीजिए 8:55 हुए। मैं संजीव शर्मा हूं और इस वक्त की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हूं। आप जल्दी से जल्दी ना सिर्फ जुड़िए बल्कि इसको शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि इस लाइव स्ट्रीम के शेयर करते ही जो लोग हमसे नहीं जुड़ पाते हैं लेकिन आपसे जुड़े हुए हैं उन तक भी ये सारी खबरें पहुंच जाएं। आज मुख्य रूप से बात करेंगे आने वाली कैबिनेट की। अब लगभग कैबिनेट का खाका क्लियर हो चुका है और अब लिस्ट जो है सामने आने ही वाली है। राजेश गंगोत्रा जी, मोहित शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पवन कुमार जी, आपका भी स्वागत है। कुलदीप चंदेल जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जालम सिंह जी, नमस्ते, कैसे हैं आप? पवन कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया, काइंडली इसको शेयर कर दीजिएगा। गगनदीप जी, नमस्ते। राज्य में अब तीन चीफ सेक्रेटरी होंगे। लंबी रेस चली चीफ सेक्रेटरी के पद के लिए, अब एक नहीं, दो नहीं, तीन होंगे। कौन कौन होंगे ये भी आपको बताएंगे। कैबिनेट की लिस्ट फाइनल हो गई है और उस पर मोहर लगाने, ओके लिखवाने के लिए मुख्यमंत्री कल दिल्ली जाएंगे। आज वो फिलहाल मनाली में है, कल वहां से ही वो दिल्ली चले जाएंगे और फिर 3 तारीख को वो धर्मशाला लौटेंगे और उसके बाद सेशन होगा और संभवतः सेशन के बीच में ही या सेशन से पहले भी ओथ संभव है। उधर बेसहारा बच्चों के लिए आज उन्होंने एक बड़ी योजना भी लॉन्च की। इसका नाम सुखाश्रय दिया गया है और इसके तहत बेसहारा बच्चों को क्या सुविधाएं मिलेंगी वो भी हम आपको बताएंगे। पेपर लीक का मामला अब बड़े अधिकारियों की ओर को मुड़ गया है। आयोग के सचिव जितेंद्र कंवर के दफ्तर तक ये मामला पहुंच गया है और वहां से क्या कुछ सुराख, क्या कुछ नई सूचनाएं मिली हैं, इसकी भी चर्चा करेंगे एक एक करके। काइंडली इसको शेयर कर दीजिएगा। आज सबसे पहले खबर लेंगे, हिमाचल प्रदेश में बेसहारा बच्चों के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पहले ही दिन से कुछ करने के मूड में नजर आ रहे थे। वो पहले ही दिन एक अनाथ आश्रम जाते हैं, उसके बाद 2 दिन बाद दोबारा वो इसी तरह के आश्रम में जाते हैं और आज उन्होंने बाकायदा एक घोषणा करी है कि ऐसे बेसहारा बच्चे जो अनाथ आश्रमों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए राज्य में सुखाश्रय नाम से एक कोष बनाया जाएगा जिसमें 100 करोड़ रुपए, इनफैक्ट 101 करोड़ रुपए जो है वो रहेगा और इससे उन बच्चों के लिए जो बाल आश्रमों में बच्चे रह रहे हैं, अनाथ आश्रमों में बच्चे रह रहे हैं, उनके लिए सुविधा जुटाई जाएगी। इसमें सीएम, विधायक, ब्यूरोक्रेट्स, बड़ी कंपनी द्वारा जो है पैसा दिया जाएगा और कांग्रेस के सभी विधायक इसमें 1-1 लाख रुपए देंगे। ये घोषणा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की है। उन्होंने बीजेपी के विधायकों से भी आग्रह किया है कि वे भी इस कोष में दान देने के लिए आगे आए। सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि हमारी सरकार अनाथ बच्चों की माता है, पिता है और जिस तरह हम अपने घर पर अपने बच्चों की देखरेख, पढ़ाई और जेब खर्च देते हैं, ठीक वैसे ही सरकार अनाथ आश्रमों में रहने वाले बच्चों के लिए भी प्रबंध करना चाहती है। इसके लिए ये सुखाश्रय कोष बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार इंजीनियरिंग, आईआईटी, आईएम, बीबीए, एमबीए जैसे पाठ्यक्रम में इन बच्चों की पढ़ाई कराएगी। इनका सारा खर्च सरकार उठाएगी और अनाथ बच्चों को घूमने का मौका और जेब खर्च का पैसा भी सरकार देगी। जो बच्चे जीनियस हैं लेकिन उनके माँ बाप नहीं, अनाथ आश्रम में रह रहे हैं, उनकी पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी। उनकी उनका जो प्रतिभा है उसको आगे निखारने के लिए सरकार जो है पूरा सहयोग देगी। इससे पहले आपको याद होगा कि उन्होंने फेस्टिवल अलाउंस की भी घोषणा की थी कि ऐसे बच्चों को 500 रुपये, जो अनाथ आश्रमों में रह रहे हैं, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वृद्ध हों, चाहे प्रत्यक्त या एकल नारियां हों, उनको 500 रुपये हर फंक्शन से पहले, हर त्यौहार, बड़े त्यौहार से पहले उनको 500 रुपये जो है फेस्टिवल ग्रांट के रूप में दिया जाएगा, ताकि वो फेस्टिवल के दौरान अपने लिए कुछ जरूरी चीजें, मिठाई इत्यादि खरीद सकें और उनको भी लगे कि वो समाज की मुख्य धारा में। तो एक बड़ी जो पहल मुख्यमंत्री करना चाह रहे थे, आज उन्होंने उसको जो है एक तरह से अंतिम रूप दे दिया। उधर आज इनफैक्ट कल रात को ही हमने कहा था आपको कि अगर 12 बजे तक घोषणा नहीं तो मान के चलिए कि पहली तारीख को बिना चीफ सेक्रेटरी के प्रदेश रहेगा, लेकिन नहीं, पहली तारीख को सुबह ये सूचना आई कि प्रदेश को 1 नहीं, 2 नहीं, 3 चीफ सेक्रेटरी मिले हैं। मूल रूप से जो पोस्ट खाली हुई थी चीफ सेक्रेटरी की, मेन पोस्ट जो है, उस पर प्रबोध सक्सेना को बैठाया गया। 1990 बैच के ये अधिकारी हैं और अभी तक जो है ये एसीएस थे। अब इनको जो है अफसरशाही का नया मुखिया बना दिया गया। कल देर रात 11 बजे के बाद इनके जो आदेश किए गए, लेकिन अकेले यही चीफ सेक्रेटरी नहीं बने। इनके साथ जो है पूर्व चीफ सेक्रेटरी रहे राम सुभाग सिंह, जिनको वहां प्रधान सलाहकार बना दिया गया था पिछली सरकार में, उनको भी जो है स्पेशल चीफ सेक्रेटरी का पद जो है वो दिया गया। उनको स्पेशल चीफ सेक्रेटरी पावर और स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का चेयरमैन भी लगाया गया उसके साथ उनको। तो राम सुभाग सिंह जो एक तरह से कुछ ऑफिसर जैसे राम सुभाग सिंह, निशा सिंह और संजय गुप्ता, इनको एक तरह से पिछली सरकार ने फ्रिज में लगा दिया था प्रधान सलाहकार बना के, सरकार के एडवाइजर बना के, और उसके बाद इनको सुपरसीड करते हुए आर डी धीमान को चीफ सेक्रेटरी बनाया गया। तो आज आर डी धीमान
चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पद पर काबिज हो गए और उन्होंने बकायदा ओथ ली, राजभवन में उनकी ओथ हुई। और ये ओथ का दौरान जो मंच संचालन था वो नए चीफ सेक्रेटरी प्रबोध सक्सेना ने किया। तो प्रबोध सक्सेना के साथ साथ राम सुभाग सिंह को भी स्पेशल चीफ सेक्रेटरी का रैंक दिया गया है। और उधर 1988 बैच के राम सुभाग सिंह 1987 बैच के हैं, उनके बाद जो सीनियर थे 1988 के बैच के संजय गुप्ता, उनको जो है भी प्रधान सलाहकार लगाया गया, जो है रोपवे एवं ट्रांसपोर्ट रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम लगाया गया है, लेकिन उनको भी चीफ सेक्रेटरी रैंक जो है वो दिया गया है। संजय गुप्ता की तैनाती के साथ ही आर डी नजीम इस पद से बाहर मुक्त हो जाएंगे। संजय गुप्ता को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का चेयरमैन भी बनाया गया, उनको जो है इसका अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया है और उन्हें भी चीफ सेक्रेटरी का रैंक दिया गया। तो एक तरह से तीन चीफ सेक्रेटरी हो जाएंगे। लंबी लड़ाई थी पिछली बारी भी और सुपरसीड किया गया था 3-4 अफसरों को। अभी एक अफसर प्रतिनियुक्ति पे हैं, वो भी है, तो 4 ऑफिसर पिछली बार भी सुपरसीड हुए थे। इस बार भी जब ये लगा कि लंबी रेस चल रही है, काफी कश्मकश थी इसको लेकर, तो इसका हल इस तरह से निकला है। अब दिलचस्प ये होगा देखना कि अब डीजीपी कितने बनते हैं। कोई भी सरकार जब आती है, नई सरकार आती है, नया निजाम बदलता है, 2 नियुक्तियों पे सबकी नजर रहती है और रवायत यही है, रिवाज यही है। एक रिवाज तो कांग्रेस ने कहा कि रिवाज यही है कि राज बदलता है, तो उस रिवाज को जारी रखा लोगों ने। लेकिन दूसरा रिवाज यह है कि डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी सबसे पहले बदलते हैं। अभी डीजीपी कायम है। ऐसी स्थिति में जिनके ऊपर बड़े आरोप थे, कांग्रेस ने भी शरेआम आरोप लगाए थे, कांग्रेस की लीगल सेल ने, इसके अलावा कुछ और मामलों में भी आंच वहां तक आ रही थी। अब देखना होगा कि उनका क्या होता है, क्या उनके लिए भी कुछ इसी तरह से स्पेशल डीजीपी या इस तरह के कोई पद सृजित किए जाते हैं। देखना होगा, नई नई चीजें जो है देखने को आ रही हैं। तो चलिए इसका भी अंदाज जो है ये, लेकिन ये बेहतर है कि एकमात्र प्रधान सलाहकार बनाकर जयराम सरकार ने जिन अफसरों को एक तरह से आप कह दीजिए कि बिना काम के रख दिया था, कोई काम उनके पास नहीं था, अब उनके पास कोई ना कोई काम रहेगा। और यही एक बड़ा फायदा कि आपका चीफ सेक्रेटरी रैंक के लोग हैं तो तनख्वाह तो उतनी ही मिल रही है, तो उनसे काम भी लीजिए। तो अब जिस तरह से संजय गुप्ता को जो है रोपवे एवं रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कारपोरेशन का सीएमडी बनाया गया है, इसके साथ जो है उनको प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का भी जिम्मा दिया गया है। उधर राम सुभाग सिंह को जो है पावर महकमे और एचपीएससीबी का जिम्मा सौंपा गया है और ये कुछ और कामों में भी जो है सीएम को असिस्ट करेंगे। तो जाहिर है कि आप अफसरों को तनख्वाह दे रहे हैं तो भैया उनसे काम भी लीजिए। अदरवाइज अफसरों का क्या जाता है, पूरी लेविशनेस है, पूरा पैराफर्नेलिया मिला हुआ है, गाड़ी मिली हुई है, घर मिला हुआ है और दफ्तर मिला हुआ है, दिन भर हीटर सेक के चले जाएंगे क्योंकि उनको प्रधान सलाहकार बना दिया। तो ये मुझे लगता है कि इस लिहाज से एक अच्छा फैसला है और जिसको चीफ सेक्रेटरी बनाना था उसको भी बना दिया, दूसरों को भी इस तरह से संतुष्ट कर दिया। तो ये जो है ये दूसरी बड़ी खबर थी। और एक बड़ी खबर अब जो है हम लेंगे हमीरपुर से। हमीरपुर में लगातार पेपर लीक मामले की जांच चल रही है और ये जांच अब बड़े लोगों की ओर को जा रही है। आज इस जांच में उस समय एक नया मोड़ आ गया जब लंबे समय से चर्चा में रहे, जब से ये मामला चर्चा में आया तब से इसके जो सचिव हैं जितेंद्र कंवर वो भी चर्चा में थे कि उनकी लंबी यहाँ पे नियुक्ति रही है और लंबे समय से यहाँ पे इस तरह से घपलेबाजियां हो रही हैं, तो जाहिर है उनकी भी जवाबदेही बनती है। अभी हम ये नहीं कह रहे कि वो इस मामले में संलिप्त हैं या नहीं है, ये हमको नहीं मालूम, लेकिन अभी इस जांच की जो आंच है वो उनके दफ्तर तक पहुंच गई है और उनके एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी चपरासी को और ड्राइवर को जो है बिजनेस थाना ने तलब किया था, उनसे पूछताछ की थी और उसमें कुछ नए खुलासे हुए हैं। खुलासा ये हुआ है कि इनमें से एक ने ये एडमिट किया है कि उसने भी अपनी बेटी के लिए पेपर अरेंज किया था, पेपर के क्वेश्चन पेपर को बकायदा देखा था, क्वेश्चन नोट किए थे और उसके बाद अपनी बेटी को तैयारी करवाई थी, उनकी बेटी को नौकरी लगी थी और बाद में जब ये मामला सामने आया पेपर लीक का तो उन्होंने जिस डायरी पे वो क्वेश्चन पेपर लिखे थे उसको जला दिया। तो ये उनके दफ्तर के जो है एक चपरासी ने जो है ये एसआईटी के समक्ष, विजिलेंस के समक्ष कबूल किया है और अभी जो है अगले जो एक सबूत को उसने ये भी कहा कि नष्ट कर दिया। तो विजिलेंस के समक्ष उसने कबूल किया है, तो माना जा रहा है कि अब जांच थोड़ी थोड़ी और जाएगी। 2 दिन से जितेंद्र कंवर से भी पूछताछ हो रही है और उनसे भी जो है बिजनेस की जो टीम है, एसआईटी टीम है, वो कुछ ना कुछ जानने की कोशिश कर रही है। कुछ क्वेश्चंस का उनको सर्टिफिकेटरी आंसर मिल रहे हैं, कुछ के मामले में प्रवचन हो रहा है, लेकिन ठीक है, चल रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि 600 परीक्षा उन्होंने करवाई है और उनके मन में हमेशा ये रहता कि एग्जाम करवाना है। इसलिए उन्होंने ये भी कहा कि मैं सोच नहीं सकता था कि मेरे दफ्तर के लोग भी जो है इसमें इन्वॉल्व होंगे, लेकिन अभी किसकी कितनी इन्वॉल्वमेंट है ये फाइनली अब कहा नहीं जा सकता। और
कुछ रिकॉर्ड जो है कब्जे में लिए हैं एसआईटी की टीम ने, ताकि मामले की तह तक पहुंचा जा सके। और आयोग की गोपनीय शाखा में तैनात आरोपित उमा आजाद का जाल भी बहुत लंबा होने की शंका जताई जा रही है। आयोग से जुड़े लोगों का कहना है कि पूर्व सचिव जितेंद्र कंवर का कतिपय कर्मचारियों पर आवश्यकता से अधिक भरोसा ही उन्हें धोखा दे गया। अब ये देखना होगा कि वो कौन कर्मचारी थे जिन पर ज्यादा भरोसा करते थे, वो सच में ही उन लोगों ने उनको धोखा दिया या क्या था पूरा मामला, ये सामने आएगा 1-2 दिन में। लेकिन माना जा रहा है कि विधानसभा सेशन से पहले कोई बड़ा खुलासा इस पूरे मामले में होगा और कोई बड़ी मछली जो है वो अरेस्ट की जाएगी पुलिस के द्वारा, क्योंकि पुलिस की एसआईटी जल्दी में नहीं है। ये जल्दी में क्यों नहीं है? क्योंकि वो नहीं चाहते कि जल्दबाजी में कोई ऐसी जगह पे हाथ डाला जाए कि बाद में जो है उसको लेकर मामला कमजोर पड़ जाए आगे चलकर और फिर कोर्ट में मामला कहीं और पड़ जाए। इसलिए पूरे पुख्ता सबूतों के साथ एसआईटी जानी चाहती है। सरकार भी यही चाहती है कि पूरी तरह से, और इसलिए सरकार ने संभवतः जो 60 दिन तक सस्पेंशन ऑर्डर निकाले हैं वो इसलिए निकाले हैं कि आप आराम से जांच कीजिए, और आराम से जांच करने के बाद जो है आप जो दोषी हैं उनका भंडाफोड़ कीजिए। इसलिए, और लेकिन ये फिर भी हमारे अंदर की खबर है कि कल या परसों में कोई बड़ा खुलासा भी इस पूरे मामले में हो सकता है। वैसे कल परसों में कुछ और बड़ा भी खुलासा होना है। ये कैबिनेट का गठन भी हो सकता है। सुखविंदर सुक्खू ने कहा था कि पहले सेशन होगा फिर कैबिनेट का गठन होगा, लेकिन ऐसी भी सूचनाएं आ रही हैं कि कैबिनेट का गठन या सेशन से ठीक पहले, सेशन जिस दिन शुरू होना उस दिन हो जाएगा, या सेशन के दौरान भी हो सकता है। और लगभग ये तय हो गया है कि मंत्री कौन कौन होंगे। कैबिनेट की लिस्ट तय है, उसको ओके करवाने के लिए सुक्खू कल दिल्ली जाएंगे। फिलहाल वो मनाली में है। कल विंटर कार्निवाल का आगाज करेंगे मां हिडिंबा की पूजा अर्चना के साथ। उसके बाद दोपहर वो दिल्ली जाएंगे और दिल्ली से फिर परसों यानी 3 तारीख को सीधे वो धर्मशाला आएंगे 12 बजे। वहां पे एक आभार रैली है कांग्रेस के लोगों द्वारा रखी गई है जोरावर स्टेडियम में विधानसभा के साथ ही, और पर फिर 4 तारीख को जो है सेशन शुरू होगा। तो माना जा रहा है कि पूरा मंत्रिमंडल शायद एक साथ शपथ ना ले। हालांकि सुक्खू इसकी कोशिश कर रहे हैं कि सारे मंत्रियों के एक साथ शपथ दिलाया जाए, लेकिन जिस तरह से बहुत ज्यादा लॉबिंग हो रही है उसके चलते ये संभव है कि 6 मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। 8 जो है पद पहले गेड़ में चले जाएंगे। 8 पदों का मतलब है कि एक स्पीकर, एक डिप्टी स्पीकर, और उसके बाद 6 कैबिनेट के मिनिस्टर जो है वो उतले सकते हैं। उसके बाद चीजें कुछ रिलैक्स हो जाएंगी तो फिर बजट सेशन तक जो है बाकी के 4 को भी वोट दिलाई जाएगी। हालांकि कोशिश यही है मुख्यमंत्री की, हमारी उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि मेरी कोशिश ये है कि सारे का सारा मंत्रिमंडल एक साथ ही ओथ ले ले, ताकि तमाम कामों को जो है आगे बढ़ाने में, गति देने में एक सहूलियत रहे। लेकिन अगर ज्यादा मुझे लगता है कि इस लड़ाई पड़ेगी तो एक संभव यह भी है कि 2 हिस्सों में मंत्रिमंडल बनेगा। कल 1-2 दिन में बन जाएगा और फिर उसके बाद जो है संभवतः विस्तार जो है बाद में होगा। जो बाद में बात जाएगी तो फिर निश्चित तौर से बजट सेशन के बाद जाएगी। फिलहाल हर्षवर्धन चौहान, विक्रमादित्य सिंह, रोहित ठाकुर, ये नाम फाइनल है कैबिनेट के लिए, और कुलदीप पठानिया, चंद्र कुमार, ये नाम भी फाइनल है। राजेश धर्माणी, जगत सिंह नेगी और धनीराम शांडिल, ये नाम भी फाइनल है। जो पहले लॉट में अगर दो चरणों में मंत्रिमंडल बना तो पहले चरण में जो 8 पद मिलने हैं उनमें ये लोग जो है फाइनल है। इसमें से कोई 2 स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होंगे और बाकी 6 जो है मंत्री होंगे। अब इसको भी देखना होगा कि स्पीकर, डिप्टी स्पीकर कौन होते हैं, कौन नहीं होते हैं, ये देखना होगा। हर्षवर्धन कैबिनेट रैंक, विक्रमादित्य कैबिनेट रैंक, रोहित का देखना होगा क्या होता है क्या नहीं होता है, कुलदीप कैबिनेट रैंक, चंद्र कुमार कैबिनेट रैंक, और इसके अलावा जो है बाकी मामलों में भी देखना होगा, क्योंकि जब 2 पद बटेंगे तो बाकी के लिए बचेंगे तो उसमें। तो ये 8 लोग का फिलहाल शॉर्ट लिस्टेड है, इनको लेकर कोई दिक्कत नहीं है। दरअसल 14 सीटें 17 में से शिमला संसदीय क्षेत्र में आई हैं, तो वहां से 3 या 4 बनने हैं। तो 3 या 4 में मतलब यह है कि 2 तो फाइनल है, एक और जुड़ सकता है उसमें, चाहे वो कुलदीप राठौर हो चाहे अनिरुद्ध हो, या दोनों भी जुड़ जाएं तो 4 हो जाएंगे। लेकिन फिर उधर विनय भी हैं, उनको भी देखना होगा किस तरह से एडजस्ट होते हैं, तो ये देखना होगा। और उसके बाद जो सबसे ज्यादा सीटें आई थी कांगड़ा चंबा में आई थी, तो कांगड़ा चंबा में कुलदीप पठानिया चंबा से एकमात्र सीनियर है, उनको लेकर कोई विवाद नहीं है, वो कैबिनेट रैंक तय है। इधर चंद्र कुमार का तय है, लेकिन मामला फंसा हुआ है सुधीर, बाली और आशीष पटेल में। इन 3 में से पद 1 है, कंटेंडर 3 है, तो किसी एक को कैबिनेट मिलेगा, किसको शायद स्पीकर, डिप्टी स्पीकर कुछ इस तरह का मिल जाए, कोई आइडिया नहीं है हमको, ये देखना होगा, वक्त ही बताएगा, क्योंकि अंदर की सूचनाएं जो होती हैं लहरती हैं लेकिन पल पल बदलती है। तो इस तरह से वहां पे थोड़ी दिक्कत है। हमीरपुर में फिलहाल ये तय किया गया क्या है कि 3 ही पद रहेंगे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में, तो 2 तो भरे पड़े हैं, 2 भरे पड़े हैं और 1 के लिए लड़ाई है। अब उस लड़ाई में
किसको सफलता मिलती है किसको नहीं ये देखना होगा। उसके लिए भी एक पद के लिए भी 3 कंटेंडर हैं। उसके बाद अभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हमीरपुर ऊना जिले से है। संसदीय क्षेत्र में जो तीसरा जिला बचता है वो है बिलासपुर का, और एक सीट वो भी इधर ही आती है, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में ही आती है, और धर्मपुर वाली। तो कंटेंडर जो है यहाँ पे अभी तो 2 तो हो ही गए, तो जो एक पद है एक्स्ट्रा उसमें से जो कंटेंडर है उसमें राजेश धर्मानी है और राजेंद्र राणा है, इंद्रदत्त लखनपाल है। एक पद के लिए 3 कंटेंडर है। तो देखिए क्या बनता है क्या नहीं बनता है। शिमला की एक सीट कम करके अगर यहाँ एक बढ़ाई जाती है, किस तरह से क्या बैलेंस करते क्या नहीं ये देखना होगा। लेकिन दिलचस्प है, पर नई नई चीज़ें जिस तरह से आ रही हैं सामने वो भी अपने आप में सुखू किसी को भी चौंका सकते हैं कोई बड़ा फैसला लेकर। और ऊना में भी कोई बड़ा फैसला इस लिहाज से हो सकता है, क्योंकि अगर अब यहाँ एक के बजाय 2 पोस्टें आई तो फिर एक और ऊना में भी जा सकती है। तो ये देखना होगा। तमाम लोग लॉबी कर रहे हैं। राजेंद्र राणा भी रेस में है, लखनपाल भी रेस में है, राजेश धर्मानी तो रेस में है ही हैं, क्योंकि वो थोड़ा रिलैक्स इसलिए है क्योंकि जिस जिले को रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ से इकलौते हैं और कांग्रेस की बड़ी कमेटी में रहे हैं जी। तो ये देखना होगा। तो ये दिलचस्प रहेगा ये देखना कि मंत्रिमंडल का गठन जो है किस तरह से होता है। जैसे हमने आपको बता दिया कि लगभग फाइनल है, दिल्ली जाएगा मामला। कुछ लोग दिल्ली में ही बैठे हुए हैं कई दिनों से, तो उनकी लॉबिंग को भी सुना जाएगा। लेकिन थोड़ा सा रिलैक्स इसलिए भी हो जाएगा 4 तारीख से, क्योंकि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति हो जाएगी। तो उससे कई और चीजें जो है साफ हो जाएंगी। कईयों के जो समीकरण है वो बदल जाएंगे, कईयों के समीकरण सीधे हो जाएंगे, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल हाईकमान की ओर से सुखविंदर सिंह सुक्खू को गो अहेड कह दिया गया है कि आप जिसको बनाना चाहते हैं उसको बनाइए, ये आपका प्रेरोगेटिव है। कोई ज़्यादा इसमें जो है किसी के दबाव के आगे या किसी की लॉबिंग के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। आप क्षेत्रीय, जातीय और तो दूसरे जो समीकरण हैं उनको ध्यान में रखिए और बनाइए। तो अब जातीय समीकरण भी रहते हैं इसमें, हालांकि ये कोई अच्छा संकेत नहीं है देश के लिए जातिवाद, लेकिन पॉलिटिक्स में ये गहरी जड़ें इसकी हैं और इसी वजह से देश में भी हैं। तो अगर उसकी भी बात करें तो 16 के आसपास जो है ठाकुर हैं और 2 ट्राइबल जीते हैं। इसके अलावा 10 जो है वो शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेट जीते हैं, 9 जो है वो ब्राह्मण हैं, तो 3 जो है अदर्स में है। तो इस तरह से जो है चला हुआ है मामला। अब देखिए किधर को जाती है और किधर को नहीं जाती है। लेकिन माना यह जा रहा है कि अब ऐसा भी हो सकता है कि सुक्खू चौंका सकते हैं कि सेशन के दौरान ही कैबिनेट का गठन हो जाए। या सेशन के दौरान का मतलब यह है कि गवर्नर वहीं पे होंगे, तो अगर हो सकता है कि धर्मशाला में ही ओथ हो जाए। धर्मशाला में ओथ होती है तो अपने आप में एक और मास्टर स्ट्रोक होगा सरकार का कि लोअर एरियाज को जो ज़्यादा तरजीह दी जा रही है। एक संकेत होते हैं, जैसे ये विधानसभा का सेशन भी हो रहा है, तो इससे कितना फर्क पड़ता है धर्मशाला वालों को कितना नहीं, ये धर्मशाला वाले हमसे बेहतर जानते हैं। लेकिन एक जेस्चर है ये कि लोअर में आके विधानसभा लगती है, विधानसभा का सेशन होता है, तो इन एरिया को भी जो है एक प्रेरोगेटिव फील करवाने वाली बात है। तो इसी तरह से अगर ओथ वहां पे होती है तो एक और प्रेरोगेटिव फील कराने वाली बात हो जाएगी। अदरवाइज इनका टेक्निकली कितना लाभ होता है कितना नहीं, उस पर कोई बहस की जरूरत नहीं है। विधानसभा का अगर सेशन हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि कांगड़ा धर्मशाला वालों को ज़्यादा लाभ होगा। वो तो जिनके इश्यूज आएंगे उनको होगा। बेचारे धर्मशाला वाले तो तंग ही होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वहाँ पे हो जाता है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स हो जाता है, दूसरी चीज़ों का ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाता है। इस बार एक नई बात ये होगी, आज प्रोटेम स्पीकर चंद्र कुमार ने धर्मशाला में मीटिंग भी करी है। अधिकारियों को उन्होंने आदेश दिया है कि सेशन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो है तमाम प्रबंध किए जाए। एक जो नई बात होगी इसमें वो ये होगी कि अगर आप सेशन देखने के लिए, सेशन के दौरान किससे मिलने के लिए वहाँ जाते हैं, तो धर्मशाला से तपोवन में जो जहाँ विधानसभा है वहाँ के लिए शटल ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलाया जाएगा एक, जिसमें आपको किराया नहीं देने का, आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें जाके वहाँ उतर सकते हैं और वहाँ से फिर जो है वो विधानसभा की कार्यवाही देखना चाहते हैं तो उसमें जा सकते हैं, किससे मिलना चाहते हैं तो उसमें जा सकते हैं। और ये व्यवस्था जो इस बार नई व्यवस्था की गई, इससे पहले व्यवस्था नहीं थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। सबको नववर्ष की शुभकामनाएं। पिछला साल उम्मीद करते सबका बेहतर रहा हो, और जिनका बेहतर रहा उनका भी, जिनका नहीं रहा उनके लिए भी उम्मीद करते हैं कि अगला साल जो है और बेहतर रहेगा, पिछले के मुकाबले और अच्छा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। विद्यासागर शर्मा जी, महराजपुर जी, थैंक यू वेरी मच।